Hello, all the viewers. I am Prabhakar Singh, India's renowned faculty of GS for NDA, CDS, CAPF Assistant Commandant, and all the UPSC examinations. I will also call myself defense expert. Why I am saying so, you will get to know in this particular video. So, without wasting any time, we are going to start today's session with Defense of India. भारत की रक्षा प्रणाली। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि हाल फिलहाल में 22 अप्रैल 2025 जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के एक टेररिस्ट आउटफिट ने हमारे टूरिस्ट को निशाना बनाया, जिसमें हमारे 26 से 28 टूरिस्ट मारे गए और ये कायराना हरकत इन्होंने की। साथ ही साथ इन्होंने एक धर्म का एंगल भी छेड़ दिया। द रेजिस्टेंस फ्रंट की अगर हम बात करें तो द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट आउटफिट है जो जम्मू एंड कश्मीर से ऑपरेट करता है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया था। भारत ने सीधे तौर पे पाकिस्तान को इसमें नामजद कर दिया है और इसकी वजह से दोनों तरफ से अगर हम देखें तो काफी टेंशन्स बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता, इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी को जो साइन की गई थी 1960 में, विच वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, उसको भी रोक दिया गया। इसी के साथ साथ कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी इसमें रिटेलिएट किया है। पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है दैट्स कॉल्ड पीपीपी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और इसके सुप्रीमो जो है इस समय भुट्टो साहब। भुट्टो ने अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट दिया है कि सिंधु दरिया हमारा है और दरिया में या तो पानी बहेगा या तो उनका खून। और पाकिस्तान ने इस एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है। अब इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फर्दर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अगर हम बात करें, जैसा हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, पॉसिबिलिटी को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के दोनों देश न्यूक्लियर पावर्ड नेशन हैं। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, कयास नहीं लगाएंगे इतना कुछ। मगर आज की डेट में हम किस चीज की बात करने वाले हैं पर्टिकुलर, आज की डेट में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि अगर टेंशंस फर्दर एस्केलेट करती है तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी कैसे फ्रेम होती है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति से लेके और सेना के एक जवान तक के बीच का जो पूरा हायरार्किकल सेटअप है और उसमें किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, उन सब की हम बात करेंगे। क्योंकि लड़ाई के तुरंत बाद आपने देखा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में काफी अहम फैसले लिए गए। अब कितने अहम थे इसको रिवील तो नहीं किया गया है, मगर हमें पता है कितना अहम है। तो आज हम इसी हायरार्किकल सेटअप को की बात करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, डिफेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। जितने भी एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में स्पेसिफिक सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको डिफेंस रिलेटेड सारी चीजें, डिफेंस ऑफ इंडिया में भारत का हायरार्किकल सेटअप क्या है, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, उसके नीचे 5 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स उसको हेड करेगा सीडीएस, फिर कमीशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, कमीशन ऑफिसर, जेसीओ, जवान,
ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इंडियन आर्मी का बैकग्राउंड, इंडियन नेवी का बैकग्राउंड, एयरफोर्स का बैकग्राउंड, फिर इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, होम मिनिस्ट्री पे आएंगे, होम मिनिस्ट्री की सारी एजेंसियां कौन कैसे कैसे वर्क करती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से लगी सीमा को प्रोटेक्ट करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना से लगी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगी सीमा को प्रोटेक्ट करती है, बॉर्डर रोड्स को कौन कंस्ट्रक्ट करता है, कितने मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं भारत में, कहां कहां पे है, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग कहां होती है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहां है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो ये 10 से 15 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जितने लोग भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं या आपके जानने में जितने लोग हैं, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना आप, क्योंकि देश की किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां आपको डिफेंस ऑफ इंडिया जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा। वो सीधा जाते ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री शुरू कर देते हैं। जब तक हम डिफेंस के बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, हम जहां जाने वाले हैं, हमारे साथ क्या होगा, तब तक हम डिफेंस की तैयारी करना व्यर्थ है। क्या है? डिफेंस की तैयारी करना व्यर्थ है। तो हम इसीलिए मैंने विजन के तहत, पहले मैंने आपका वीडियो बनाया, एनडीए पे विजन क्लियर किया, फिर मैं डिफेंस ऑफ इंडिया पे आया हूं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका हायरार्किकल सेटअप देख लेते हैं। हायरार्किकल सेटअप मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक कौन आता है। जैसे अब मैं एक नॉर्मल आइडिया आपको दे दूं, जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर होता है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे डिफेंस मिनिस्टर होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे अगर हम बात करें, हमारी 5 मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को ही अगर हम बात करें, कौन हेड करता है? सीडीएस हेड करता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो इस समय जनरल अनिल चौहान है। और सीडीएस के नीचे ही अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आती है, ठीक है। इनके चीफ आते हैं और फिर हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेटअप। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं काफी अच्छे से। आप थोड़ा सब्र बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत क्रिटिकल है, समझाने में टाइम लगेगा, है ना। अगर मैं स्लो जाता हूं तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की रक्षा प्रणाली, मैं सिंपली अगर आपसे सवाल पूछूं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है, तो आपका जवाब होगा क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सभी को पता है, भारत का राष्ट्रपति ही इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। क्या है? सुप्रीम कमांडर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। और यहां सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस को हमको डिफाइन करना होगा। किसको डिफाइन करना होगा? इंडियन आर्म फोर्सेस को हमको डिफाइन करना होगा कि आखिर में इंडियन आर्म फोर्सेस में कौन कौन आता है। तो अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आती है। कौन आता है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आती है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड सोच रहे हो तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में काम करती है, क्लोज कॉपरेशन में काम करती है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। वो एक सेपरेट एंटिटी तो है ही, वो इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, देन इसका सिंपल मतलब है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो सुप्रीम कमांडर, सेनापति होता है मेन, वो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, ये कहां पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कमांडर होगा इंडियन आर्म फोर्सेस का?
तो अगर हम बात करें, ये चीज हमारे भारतीय संविधान में लिखी हुई है। अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 22 पार्ट हैं, और 22 पार्ट में अगर हम बात करें पार्ट फिफ्थ डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, और जो आर्टिकल्स कवर होते हैं इसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक कवर होते हैं। ठीक है, अगर इसमें आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 देखेंगे तो आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 बोलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन लाइज विद द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कार्यपालिका की जो पूरी शक्तियां हैं वो किसके नाम है? प्रेसिडेंट के नाम है। मतलब देश में जितनी भी चीजें होंगी या जितनी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ट्रीटी करवाई जाएंगी वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होंगी। किसके नाम पे? हाँ, मतलब जितनी कार्यपालिका की चीजें होंगी, जितने डिसीजंस लिए जाएंगे सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। पहली चीज ये बोली गई इसमें। इसी में आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट सीधे तौर पे सेना को आदेश देगा, ऐसा नहीं है भाई। आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कमांडर तो होगा, मगर वो अपनी पावर और फंक्शंस कैसे एक्सरसाइज करेगा? एज रेगुलेटेड बाय द लॉ। कैसे? एज रेगुलेटेड बाय द लॉ। कानून के हिसाब से वो अपनी शक्तियों का निर्वहन करेगा। और कानून क्या बोलता है? कानून अगर हम बात करें इसमें आप आ जाएं आर्टिकल 74 भारतीय संविधान। आर्टिकल 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall act on the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister। that means भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्लियरली बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, और जो भी वो काम करेगा वो मंत्री परिषद की सिफारिश पे करेगा। वो मंत्री परिषद जिसका लीडर प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो मंत्री परिषद जिसको हेड कर रहा है प्रधानमंत्री, वो जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को वही करना होगा, उस पर मोहर लगानी होगी। तो सवाल उठता है कि अगर प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर क्यों दी गई है? तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के दौरान, अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के दौरान एक आदमी थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। क्या नाम था? के.एम. मुंशी। ये अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जब संविधान बनाया जा रहा था। तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने देखा कि हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स ब्रिटेन की प्रणाली को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में भी हमारी तरह होता है, जैसे राज्यसभा हमारा, लोकसभा है और इसके ऊपर प्रेसिडेंट है। यह चीज हमने कहां से? ब्रिटेन से कॉपी की। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और इसके ऊपर मोनार्क होता है। क्या होता है? राजा या रानी होती। तो ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ब्रिटेन के राजा और रानी के पास दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझिए। यूके, ये हो गया यूके, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में अगर हम बात करें, उनका जो होता है हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। क्या होता है? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स होता है, और दूसरा हाउस ऑफ द कॉमन्स होता है। उनकी जो संसद है वो कैसे बनी हुई है? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स और हाउस ऑफ द कॉमन्स से मिलके। और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स और कॉमन्स के ऊपर क्या होता है? ब्रिटिश मोनार्क होता है। दैट मीन्स राजा या रानी होती है। तो ब्रिटेन अगर हम बात करें तो ब्रिटेन एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है? ब्रिटेन एक तरीके का, अरे यार,
ब्रिटेन एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहां राजशाही नहीं है, राजा और रानी नाम मात्र के लिए, इसके पास कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। दैट मीन्स संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इसको भले ही राजा और रानी डिक्लेयर कर दिया गया, मगर यह पूरा काम संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से करता है। तो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से किंग और क्वीन को ब्रिटेन की डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। तो इंडिया ने भी इसी तरीके से किया। हालांकि अगर आप अमेरिका को देखेंगे, किसको? अमेरिका को देखेंगे और फ्रांस को देखेंगे, अमेरिका और फ्रांस में अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो होता है, वही अगर हम बात करें वहां की सेना का प्रमुख होता है। ठीक है, हाँ, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड है, वो एक्चुअल पावर है। मगर हमारे यहां पे हेड जो है रबर स्टैंप है। अगर हम चाइना की बात करें, अगर आप पूछेंगे चाइना में आर्मी का मेन हेड कौन होता है, तो अगर हम बात करें तो चाइना में 1925 में एक इंस्टीट्यूशन बना था। इस इंस्टीट्यूशन का नाम था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। क्या नाम था? सेंट्रल मिलिट्री कमीशन था। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ही इन चाइनीज आर्मी का हेड होता था। मगर इसको बाद में चेंज किया गया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो हेड होगा उसे जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। और जनरल सेक्रेटरी इसका कौन बनेगा? अगर हम बात करें तो वहां पे चाइना में एक पार्टी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसका पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना का जनरल सेक्रेटरी ही हमेशा वहां का प्रेसिडेंट बनेगा। ये अगर हम बात करें चाइना ने अपने संविधान में बदल लिया और बोला गया यही प्रेसिडेंट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी हेड होगा। तो मतलब चाइना में भी राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां हैं, राष्ट्रपति ही सेना का प्रमुख होता है। अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, और ब्रिटेन में तो प्रेसिडेंट होता ही नहीं, ब्रिटिश मोनार्क होता है, तो उसके हाथ में। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसी के हिसाब से हमने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कमांडर बनाया। किसको बनाया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कमांडर बनाया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे हु इज रिसेंटली द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। हाल में इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, राइट? ठीक है, हाँ। और पहला सुप्रीम कमांडर कौन था इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो भी बताएंगे। ये बेसिक चीज है, ये मैं नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इस समय सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म फोर्सेस के। ठीक, चलिए फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा इसके नीचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे कौन आ जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे हमारा आ जाता है कौन? डिफेंस मिनिस्टर। कौन आ जाता है? डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री अगर हम बात करें कौन है इस समय? राजनाथ सिंह है। अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए सरदार बलदेव सिंह। कौन? सरदार बलदेव सिंह, जो पंजाब से थे, जिन्होंने पंजाब का भारत में एकीकरण में मदद की थी, उन्हीं को भारत का पहला रक्षा मंत्री बनाया गया था। डिफेंस मिनिस्टर इसके अंडर होता है। डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है? डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजों को, डिफेंस मिनिस्टर का मेन काम अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करना। ठीक है, किसको काउंटर करना? एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करना। देश की रक्षा या सुरक्षा पे कोई सवाल आएगा, बाहरी खतरा होगा, तो रक्षा मंत्री उसको देखेगा ना। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी, घर में कुछ होगा, तो तब गृह मंत्री आएगा। कौन आएगा? होम मिनिस्टर आएगा। गृह मतलब होम। जब हमारा नया घर बनता है तो हम क्या कहते हैं कि अब हमको गृह प्रवेश करना, हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना। तो देश में जितनी भी घटनाएं होंगी उसके लिए गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर। नक्सलाइट ने हमला कर दिया, गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। देश के अंदर कोई घटनाएं हो गई, गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। मगर अगर हम बात करें बाहरी देश से अटैक होता है बॉर्डर्स पे, तो उसके लिए रक्षा मंत्री जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? रक्षा मंत्री जिम्मेदार है।
तो रक्षा मंत्री यहां याद रखिएगा राजनाथ सिंह है, और रक्षा मंत्री ही अगर हम बात करें तो नेशनल डिफेंस कॉलेज का चांसलर होता है। किसका चांसलर होता है? नेशनल डिफेंस कॉलेज का चांसलर होता है। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है। वही नेशनल डिफेंस कॉलेज जो इंडिया में जितने भी आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे ये 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं? अब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का अगर आप ओवरऑल बजट देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो बजट है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है जो बजट का एक बड़ा पोर्शन डिफेंस पे खर्च करता है, मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंडिया नंबर 2 पे है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है ना, इतने सारे पर्सनल्स काम करते हैं, लगभग 30 लाख लोग डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं या उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक छोटे से जवान से लेके, और अगर हम बात करें तो जनरल ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी तक डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, 30 लाख लोग। तो ये कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर तो काम नहीं करेगा ना। जब कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा हो जाता है तो उसकी ब्रांचेस खोली जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए देश में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही है, ईडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू है, जो भी है, अब इतना बड़े स्केल पे हो गया इंडिया में तो उसने अपने ब्रांचेस खोल रखे हैं। लखनऊ ब्रांच हो गया, प्रयागराज ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, वो ब्रांच हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, नोएडा की ब्रांच हो गई, लखनऊ की ब्रांच हो गई, प्रयागराज की ब्रांच हो गई। तो इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री भी 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करता है। कितने डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करता है? 5 डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, नंबर 3 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और नंबर 5 डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, मैं देख लूं वीडियो कटी तो नहीं, ठीक है, बेहतर चल रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट को हम देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं और इन डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखें हम। जो पहला डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को क्या बोला जा रहा है? ये पहला डिपार्टमेंट है, दैट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ये। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अगर हम बात करें तो इसको कौन हेड करेगा? डिफेंस सेक्रेटरी हेड करेगा। कौन हेड करेगा? डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा ये हेड किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किससे डील करेगा, मतलब इसका मेन काम क्या है? तो रक्षा संबंधी सारे मुद्दे यहीं पे देखे जाते हैं। चाहे डिफेंस को लेकर कोई पॉलिसी बनानी हो, चाहे रक्षा संबंधी कोई तैयारी करनी हो, चाहे अगर हम बात करें एक्स कंडीशन टू प्रोसिक्यूशन, दैट मींस प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर, किसी देश के खिलाफ जंग छेड़नी हो तो उसमें जो पॉलिसी फ्रेम करेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही करेगा। ठीक है, डिफेंस के जितने भी अकाउंट्स हैं उसको भी यही देखेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसी के अंडर आता है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। मतलब बॉर्डर पे जितनी भी रोड बनती हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। जैसे अटल टनल बना जिसने मनाली को लेके लेह तक जोड़ा, इसी तरीके से दारचूला से लेके लिपुलेख तक नेपाल में जो सड़क बनी वो बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट करवाई। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मतलब डिफेंस में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, डिफेंस में कुछ मिसाइलें प्रोड्यूस हो रही हैं, डिफेंस में कुछ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, डिफेंस में अगर हम बात करें कुछ टैंक्स हैं, कुछ ऑक्सिलरी गन्स हैं, ये सारी प्रोड्यूस की जा रही है। वो सारी की सारी चीजें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में आती हैं। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड्स हैं वो इसी के अंडर आती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स जितनी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आती हैं। जैसे आप गन कैरिज फैक्ट्री देख लीजिए, जीसीएफ जबलपुर में है, इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है।
फिर आप देख लीजिए व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जितनी भी आप आर्मी की गाड़ियां देखेंगे उसमें VFJ लिखा होता है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर मध्य प्रदेश। मैंने अपने जीवन के 8 साल वहां पे बिताए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश में, मेरी स्कूलिंग से लेके और मेरा ग्रेजुएशन वहां पे हुआ। तो जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं इंडिया में वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आती है। और जितनी भी कंपनियां हैं डिफेंस से रिलेटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, फिर जितनी भी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये सारी की सारी चीज कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में, मतलब वो कंपनियां जो प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ ना कुछ। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शिप बना रही है, गन कैरेज फैक्ट्री गन बना रहा है, व्हीकल फैक्ट्री गाड़ियां बना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये एजेंसी आपको बन के तैयार हुई थी 1962 में। कब बन के तैयार हुई? 1962 में ये एजेंसी, ये डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया था। ये तो शुरुआती दौर में ही बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है DRDO है। कौन सा है? DRDO है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें R&D लिखा होता है। जैसे अगर आप हेड एंड शोल्डर खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है नीचे R&D बाय, रिसर्च एंड डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा R&D करके इसको तैयार किया गया। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो उसमें भी एक R&D डिपार्टमेंट होता है जहां रिसर्च होती है और उस रिसर्च के हिसाब से चीजों को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो आर्मी में भी, इंडियन आर्म फोर्सेस में भी जितना भी डिफेंस के फील्ड में रिसर्च होता है और जो डेवलप किए जाते हैं, जैसे मिसाइलें हैं, पहले रिसर्च होगी फिर डेवलपमेंट होगा ना उनका। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी ने 1983 में चलाया, जिसके थ्रू पृथ्वी, अग्नि एंड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनी, वो सब DRDO के तत्वाधान में बनी। किसके तत्वाधान में बनी? DRDO के तत्वाधान में बनी। DRDO 1958 में बन के तैयार हो गया था। इस समय इसके हेड हैं SV कामत। कौन है? SV कामत इस समय इसके हेड है। तो मिसाइल को पे रिसर्च करनी हो, उसकी रेंज बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो, फिर उसको डेवलप करना हो तो वो DRDO के अंडर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा DRDO। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ये देखा गया, देखिए सर्विसमैन मतलब जो नौकरी कर रहा है, जो सर्विस में है, सर्विस प्लस मैन, वो मैन जो सर्विस दे रहा है अपने, किसको दे रहा है? इंडियन आर्म फोर्सेस को। एक्स मतलब रिटायर, कहते ना वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक्स मतलब वो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, अब वो छूट चुकी है। तो भाई यहां इनकी नौकरी छूट चुकी है, इनकी बंदी तो नहीं छूटी, नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई है और इनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई दिक्कतें जा रही है, पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, और भी कोई क्वेरी है तो वो सारी चीजें यहां पे सुलझाई जाएगी। ये डिपार्टमेंट आपका 2003 में बनकर तैयार हुआ। और फाइनली जो डिपार्टमेंट आता है दैट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अगर हम बात करें, ये आपका बनकर तैयार हुआ 1 जनवरी 2020 को। जैसे ही कोरोना आया वैसे ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनकर तैयार हो गया। और इसको हेड करेगा कौन? इसको हेड करेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन हेड करेगा? इसको हेड करेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे बने जनरल बिपिन रावत। कौन बने? जनरल बिपिन रावत। और 8 दिसंबर 2021 को अगर हम बात करें, नीलगिरी की पहाड़ियों में जब वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट, एक क्रैश हो गया प्लेन और उनकी डेथ हो गई। और इस समय जनरल अनिल चौहान है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है? जनरल अनिल चौहान इस समय क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, और इसी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे होता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन एयरफोर्स का चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और इंडियन नेवी का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें 4 स्टार रैंक होल्डर्स होते हैं, CDS भी 4 स्टार रैंक होल्डर होता है। मगर इन सब की बात करेंगे पार्ट सेकंड में,
मगर सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को अभी हम कवर करेंगे कि आखिर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, इसको हेड करेगा सीडीएस, इसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो सारी चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, पहले देख ले वीडियो रन कर रही नहीं कर रही। चलिए वीडियो रन कर रही। चलिए अगर हम बात करें, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 और देश के संबोधन में पंडित नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। भारत देश आजाद तो हो गया, मगर भारत के सामने बड़ी चैलेंजेस थे। बहुत जल्दी पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ गई जो 1.5 साल तक चली। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1962 में 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 फिर पाकिस्तान के साथ वॉर, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, 1999 करगिल वॉर। इस तरीके से हम कई अहम लड़ाइयों में शामिल रहे। लड़ाइयां तो हमने सारी जीती, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ भी कई अहम बैटलफील्ड्स पे हमने अच्छा खासा मोर्चा संभाला। और 1967 के चोला इंसिडेंट में तो चाइनीज को पीछे हटने पे मजबूर किया, इतना बड़ा देश उसके बावजूद। मगर पाकिस्तान के साथ हम जो इतनी लड़ाइयां जीते, उसके बावजूद हमारी सेना में एक चीज की कमी देखी गई, कोऑर्डिनेशन की। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं। कैसे नहीं है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन? अगर हम बात करें इंडियन आर्मी का जो चीफ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे इस समय कौन है, वो 4 स्टार रैंक होल्डर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल रैंक है। इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ है, एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह है इस समय, ये भी 4 स्टार रैंक है। और इंडियन नेवी का जो चीफ है एडमिरल त्रिपाठी, वो भी 4 स्टार रैंक है, एडमिरल। अब तीनों की रैंक 4 स्टार रैंक है, तीनों पावर में, फंक्शंस में सेम है। ये वही हाल है जैसे घर में आप 3 भाई, जुड़वा भाई हो गए, अब 2 भाई हो, सेम समय में पैदा हुए हो, कोई एज गैप नहीं है, लड़ाइयां तो होंगी, क्योंकि ना कोई किसी को बड़ा समझेगा, ना कोई किसी को कोई छोटा समझेगा। तो बड़े छोटे का गैप होना चाहिए, तब जाके पावर इम्बैलेंस से ही दुनिया चलती है। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो सकता कभी भी, पावर इम्बैलेंस रहेगा तभी चलेगी कोई चीज। तो यहां पे देखा गया लड़ाइयां तो हम जीत गए, मगर इन तीनों सेनाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जाए? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बहुत संवेदनशील चीजें हुई। अगर हम बात करें 1999 में जब करगिल वॉर हमने जीता, तो जस्ट करगिल वॉर के बाद अगर हम देखें तो 1999 में ही करगिल वॉर के बाद करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई। क्या बनाया गया? करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई। करगिल रिव्यू कमेटी को हेड कर रहे थे उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको हेड किया था। करगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्होंने बोला तीनों सेनाओं के ऊपर हमको एक ऐसा पद बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, जैसे यूएस में होता है। तो फाइनली जाके अगर हम बात करें 2005 में बना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। क्या बना? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना। मगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना, ये तीनों सेनाओं के ऊपर तो बनाया गया, मगर इसके पावर और फंक्शंस दोनों सेम थे, रैंक भी सेम थी। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हेड कौन बनेगा, इसकी जब बात आई तो यह बोला गया कि 2 साल इंडियन आर्मी का जो अध्यक्ष होगा, चीफ होगा, वो बनेगा। फिर 2 साल बाद वो उसको छोड़ के इंडियन एयरफोर्स का चीफ बनेगा, फिर इंडियन नेवी का चीफ बनेगा। दैट मीन्स रोटेशनल बेसिस पे तीनों को मौका दिया जाएगा, 2-2 साल करके। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, तीनों अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। ठीक है, फाइनली जाके अगर हम बात करें 2014 में एक बड़ा चेंज हुआ, एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार को हटा के देश के प्रधानमंत्री शेर की दहाड़ 56 इंच नरेंद्र मोदी साहब आ गए।
और नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद अब इन्हीं चीजों पे बनी थी नरेंद्र मोदी सरकार उस समय, और बोला गया कि अब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को, अब जब उन्होंने देखा कि हम इतने बड़े बड़े वादे इरादे करके आए हैं कि पाकिस्तान हमारे 2 जवान मारेगा तो हम उसके 4 जवान मारेंगे, तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसी चीज को चेक करने के लिए 2016 में जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे तो लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिकातकर कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिकातकर कमेटी बनाई गई। और डीबी शिकातकर कमेटी को यह टास्क दिया गया कि आप बताइए कि आज की डेट में अगर पाकिस्तान चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है तो हमारे में क्या कमी रह जाती है, क्या डिफेक्ट्स होंगे, और उन डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए क्या करें। तो फाइनली डीबी शिकातकर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और टोटल 188 प्लस रिकमेंडेशंस दी गई लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिकातकर कमेटी के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन था वो था सीडीएस के पद का फॉर्मेशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाना, जो तीनों सेनाओं के ऊपर होगा और वो परमानेंट चीफ होगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो टेम्पररी है, उसको कोई मान ही नहीं रहा है, तो सीडीएस परमानेंट चीफ होना चाहिए। और पहला रिकमेंडेशन था। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमको डेवलप करना होगा। किसको डेवलप करना होगा? बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल वेदर मेटलिक रोड्स बनानी होंगी। चाइना के साथ लड़ाई होगी, इतने रफ एंड टफ टेरेन से, पहाड़ियां हैं, कैसे हमारी गाड़ियों का मोबिलाइजेशन होगा, कैसे हमारे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन होगा, यह भी बड़ा ड्रॉबैक देखा गया। इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिकातकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही मोदी सरकार एक्शन में आ गई और उन्होंने रोड बनानी शुरू की। दारचूला से लेकर लिपुलेख तक ऑल वेदर मेटलिक रोड, फिर मनाली से लेकर लेह तक अटल टनल बनाई गई, फिर वहां पे डेपो रिजो ब्रिज बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, फिर लेह से लेके लद्दाख से लेके पूरा चाइना में एक्साई चीन वाले रीजन तक इतनी रोड कंस्ट्रक्ट की गई। अब ये सीडीएस के पोस्ट को इन्होंने बोल तो दिया, मगर इस पोस्ट को अस्तित्व में आने में 1 जनवरी का समय लग गया। 1 जनवरी 2020 को ये पोस्ट क्रिएट किया गया और जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर करके देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। अब देखना हमको यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो इसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि जब भी युद्ध होगा, ही विल एक्ट एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री। मतलब अगर युद्ध होगा, अब रक्षा मंत्री बैठा है, अब तीनों सेना प्रमुख को बुलाएंगे तो एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा, तो रक्षा मंत्री क्या कहेगा? भाई सीडीएस तू जा, तीनों को बिठा के और उनसे पहले पॉलिसी सारी जान लो और फिर आगे डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करो। तो ही इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी डिफेंस एक्विजिशन होने, डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम दूसरे देशों से कोई भी चीज एक्वायर करते हैं, जैसे अभी हमने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो उसमें सीधे तौर पे सीडीएस इन्वॉल्व होगा। इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो डिफेंस एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें, ये एक पूरा डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ सिविलियंस भी हैं जिनकी एंट्री को लेके काफी इश्यू था, मगर फाइनली जाके उसको ओके किया गया। और सीडीएस को लेके बहुत सारे सवाल अभी पिछले 2 साल में आईएएस तक में पूछे गए, और इस साल तो ये घटना घटी और सीडीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जैसे शब्द बहुत हाईलाइट हो रहे हैं और ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी का लेवल किसी लेवल पे कम नहीं है, चाहे एनडीए पे देख लीजिए, सीडीएस, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, चाहे किसी भी लेवल पे देखिए आप, चाहे किसी भी लेवल पे देखिए, तो आपको ये देखना होगा। तो ये सीडीएस हमारा बना। अब अगर हम बात करें, कुछ शब्द हमारे पास, ये शब्द है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। क्या? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अगर
परमाणु युद्ध हो जाता है तो भाई न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल कैसे होगा? उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी 2003 में। फिर इसी के साथ साथ आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, क्या है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अभी मीटिंग हुई पहलगाम अटैक के बाद। क्या हुई? मीटिंग हुई पहलगाम अटैक के बाद। इसी के साथ साथ आपका स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, क्या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये सब कैसे काम करते हैं? ये न्यूक्लियर मिसाइल अगर दागनी हो दूसरे देशों पे, या फिर समझते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पाकिस्तान है, पहलगाम अटैक को मान ली इसने अंजाम दिया, इसने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, सबसे बर्बर अटैक धर्म के नाम पे, अब पहलगाम अटैक पे अंजाम दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर किया, इन्होंने देखा। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जो मेन लोग होते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, फिनेंस मिनिस्टर होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दैट मीन्स नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मोटा भाई अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर। ठीक है, ये मेन हो गए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी, अगर हम बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर होते हैं। वो फोटो आपने अभी देखी होगी, वो फोटो जिसमें दिखाया गया था पूरी मीटिंग और सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। ये डिसाइड करते हैं कि अब हमको क्या करना है, इस देश के साथ युद्ध पे जाना है, क्या करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में जाएगा और एग्जीक्यूशन का काम शुरू होगा। मगर अगर हम, जैसे पाकिस्तान तमतमा रहा है, हमको गीदड़ धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ये कर देंगे, भारत ना भूले कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, तो पाकिस्तान भूल जाता है कि इंडिया उसका बाप है? उसके पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, हमारा एक राज्य जाएगा, और हम 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे, पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा, है कि नहीं? तो अगर न्यूक्लियर मिसाइल वाला केस आया, कौन सा केस आया? अगर न्यूक्लियर मिसाइल वाला केस आया तो कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। तो न्यूक्लियर मिसाइल वाले केस में अगर हम बात करें, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी 2003 में बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में अगर हम बात करें तो इसकी एक पॉलिटिकल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? एक पॉलिटिकल यूनिट होती है और एक एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है। पॉलिटिकल यूनिट डिसीजन लेती है कि भैया हमको न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। तो पॉलिटिकल यूनिट को हेड करता है प्रधानमंत्री, दैट मीन्स नरेंद्र मोदी इसको हेड करेगा, वो डिसीजन लेगा मिलके। और एग्जीक्यूटिव विंग को न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करता है। मतलब पॉलिटिकल यूनिट डिसीजन लेगी और एग्जीक्यूटिव यूनिट उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस समय कौन है? अजीत डोवाल है। कौन है? अजीत डोवाल है। और जब ये एग्जीक्यूशन का फैसला ले लिया गया, ये एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी होगी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की। 3 स्टार रैंक का जनरल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को लीड करता है। फिर ये जाके बताएगा कि ये न्यूक्लियर मिसाइल का जो वॉरहेड है, वॉरहेड पे मिसाइल जो होती है उसके सिर पे फिट किया जाता है ना न्यूक्लियर सामान, फिर जाके वो गिरता है। तो पृथ्वी मिसाइल पे लगाएंगे, अग्नि पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, कहां जाके, और पूरा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, वो एसएफसी का काम है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का काम है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मिसाइल के केस में अगर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करता है पाकिस्तान और भारत को यूज करना पड़ता है न्यूक्लियर मिसाइल, तो कैसे यूज होगा, इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि कोई भी अगला पगला आके ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर मिसाइल तुरंत छोड़ दे। तो न्यूक्लियर मिसाइल तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया ये सिविलियन कंट्रोल में रहे,
इसीलिए पॉलिटिकल यूनिट बनाई गई जो डिसीजन लेगी, प्रधानमंत्री उसका हेड होगा। मिलिट्री के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है कि पाकिस्तान के हाथ में आ गया और वहां पे हमेशा मिलिट्री कूप हुआ और पाकिस्तानी के जनरल आसिम मुनीर जो है इस समय अगला पगला सा है ही, कुछ भी भड़काऊ भाषण देता रहता है। तो हमने इस चीज का खास ख्याल रखा है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सिविलियन कंट्रोल में रहे, और सिविलियन कंट्रोल के साथ साथ इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि इतना आसान नहीं न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करना। ये डिसीजन लेगा, ये एग्जीक्यूशन का काम इनिशिएट करेगा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इसको एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप इस तरीके से काम करता है। बात समझ में आई? अगर नॉर्मल वॉर होगी, नॉर्मल वॉर डिक्लेयर मतलब वॉर तो वॉर है, अब उसमें न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल हो ना हो, ये मेन चीज है। अगर न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल होती है तो ये सेटअप है, अगर न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल नहीं होती है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिसीजन लेगी और उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम डिफेंस मिनिस्टर का होगा। डिफेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सीडीएस और तीनों फोर्सेस के चीफ्स के साथ मिलके ये सारे डिसीजंस लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर हम बात करें, कल हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इस सेटअप में आप देखेंगे, मैंने कहा कि सीडीएस के नीचे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी का पूरा बैकग्राउंड, मेजर एस्टेब्लिशमेंट, कितने कमांड्स हैं, इंडियन आर्मी ने कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस किए हैं, डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी डिफेंस की तैयारी करता हो इस चैनल को जरूर रिकमेंड करना, इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा डिफेंस के लिए। प्रभाकर प्रताप सिंह मेरा नाम है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। कई सारे इंडिया के डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में काम करने के बाद मैंने अपना चैनल बनाया है ताकि राइट गाइडेंस मिल सके। लोग बस उछल के चल देते कि हमको डिफेंस की तैयारी करनी, तो पहले मैं आपका एम क्लियर करता हूं, डिफेंस की पढ़ाई करेंगे फिर हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लगा था यूट्यूब में वीडियो बनाना इतना आसान काम होता है, इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आता है तो, और उन लोगों को भेजें जो डिफेंस बैकग्राउंड के लोग हैं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ दमदार लोग चाहिए, क्योंकि मेरा एक सपना था फौज में बतौर अफसर जाने का, अब मैं नहीं बन पाया, वो समय निकल गया। तो मैं चाहता हूं कि यंग एस्पिरेंट्स को उनके डेस्टिनेशन तक मैं पहुंचाऊं। ठीक है, चलिए गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।